देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। पीके मिश्रा अब तक गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के निदेशक थे। नियुक्ति के बाद मिश्रा ने कहा, मेरे लिए ये सुखद आश्चर्य है। पीके मिश्रा ने कहा कि पीएमओ में काम करना मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। मिश्रा गुजरात कैडर के आईएएस थे, 2002 से मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन दौरे पर जा सकते हैं। मोदी ने चीन का न्योता स्वीकार कर लिया है। मोदी को यह न्योता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री वांग यी के जरिए भेजा। सोनिया गांधी ने आज यूपीए सांसदों को दोपहर के भोजन पर बुलाया है, जहां चुनाव में हार पर चर्चा होगी। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, बदरपुर से केंद्रीय सचिवालय जाने वाली मेट्रो अब सीधे मंडी हाउस तक जाएगी। कल मेट्रो के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस लाइन पर इंस्पेक्शन करेंगे। अगले हफ्ते से इस लाइन को शुरू कर दिया जाएगा। मार्च महीने में इस लाइन को शुरू किया जाना था, लेकिन इसमें 3 महीने की देरी हो गई। इसका सबसे ज्यादा फायदा बदरपुर से नोएडा और वैशाली की ओर जाने वाले लोगों को होगा। इस रूट के शुरू होने से मंडी हाउस स्टेशन भी राजीव चौक स्टेशन की तरह इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा। दिल्ली में बिजली संकट जारी है। सीलमपुर में रात में सड़कों पर लोगों ने बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के 24 विधायक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायक हर्षवर्धन के घर पहुंचते हुए उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन निर्माण भवन के अपने कार्यालय के लिए निकल गए। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी के विधायक उनसे मिलने आ रहे हैं। हर्षवर्धन के ये भी उन्होंने कहा कि बिजली के मुद्दे पर वो एलजी से दिन में 2-2 बार बात कर रहे हैं। केजरीवाल झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं। दिल्ली वालों को अभी 20 से 25 दिन और बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव एसके श्रीवास्तव ने ये बात कही। बिजली संकट को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने दिल्ली सचिवालय में मुख्य सचिव का घेराव किया। दिल्ली में बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। सड़क पर जाम लग गया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी बिजली को लेकर हाहाकार मचा। लोगों का कहना है कि 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। दिल्ली में बिजली कटौती पर उपराज्यपाल नजीब जंग के निर्देश का मॉल मालिकों ने ऐतराज किया है। रविवार को एलजी ने निर्देश दिया था कि मॉल में रात 10 बजे के बाद बिजली की सप्लाई न दी जाए। उपराज्यपाल के निर्देश के बावजूद दिल्ली के कई मॉल्स में रात 10 बजे के बाद लाइट्स ऑन थी। स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी। शुक्रवार रात सीआरपी में लाइट जाने पर वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता की पत्नी पीयूष गोयल को फोन किया। पीयूष गोयल ने रात भर जाकर बिजली की खराबी दूर करने में लगे रहे और बीएसईएस के महाप्रबंधक को भी जगाए रखा। स्वप्न दास गुप्ता की पत्नी ने पहले बीएसईएस के अफसरों को फोन किया। सुनवाई नहीं होने पर सीधे पीयूष गोयल को फोन लगा दिया। दिल्ली वालों को आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज भी पारा 46 डिग्री के पार रहेगा। कल दिल्ली और आसपास की बाकी जगहों पर भी पारा 45 डिग्री के आसपास रहा। चिलचिलाती धूप लोगों को झुलसाती रही। दिल्ली और आसपास की बाकी जगहों पर भी पारा 45 डिग्री के आसपास रहा। चिलचिलाती धूप लोगों को झुलसाती रही। दिल्ली वाले मानसून के लिए अभी लंबा इंतजार करेंगे। 29 या 30 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य भारत में मानसून पहुंचने के बाद ही दिल्ली में मानसून के आने की सही भविष्यवाणी की जा सकेगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि देश में इस बार बारिश का स्तर 7% कम होने का अनुमान है। अल नीनो के प्रभाव से बारिश कम होगी। पंजाब हरियाणा में सूखे की आशंका है। कृषि मंत्री का बयान, देश सूखे से निपटने के लिए तैयार है। राजस्थान में गर्मी का 116 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अधिकतर जगहों पर पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया है। जयपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भयानक गर्मी की वजह से विदेशी सैलानियों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। बढ़ते तापमान की वजह से उत्तराखंड के कई जंगलों में भीषण आग लग गई। पौड़ी, चमोली समेत कई पहाड़ी जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। बढ़ते तापमान और आग लगने की वजह से जानवरों का बुरा हाल है। जंगलों से बाहर निकलने की कोशिश में है पशु पक्षी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए हादसे में मारे गए इंजीनियरिंग के 5 छात्रों के शव सोमवार की रात हैदराबाद लाए गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए दर्दनाक हादसे की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब बांध से पानी छोड़ा गया था। देखते ही देखते 24 छात्र छात्राएं पानी में बह गए थे। मंडी हादसे में लापरवाही बरतने पर बिजली बोर्ड के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। एक फिटर पर भी कार्रवाई हुई है। व्यास नदी में डूबे छात्रों की तलाश अभी जारी है। अभी तक सिर्फ 5 छात्रों के शव बरामद किए जा सके हैं।
बाकी 19 छात्रों की तलाश के लिए एसएसबी के 70 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। व्यास नदी में पंडो डैम के पास छात्रों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान राफ्टर की मदद ले रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल में हुए हादसे पर दुख जताया है। छात्रों के व्यास नदी में डूब जाने से उनके घर वाले सदमे में हैं। एक छात्र की मां ने भरोसा जताया कि उनका बेटा वापस जरूर लौटेगा। इस हादसे के बाद से ही हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बेहद सदमे में हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बड़ा हादसा सामने आया। यहां चौथी क्लास में पढ़ने वाले 12 छात्र गंगा में बह गए। छात्रों की तलाश के लिए प्रशासन गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चला रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज भी बजट को लेकर बैठक करेंगे। जेटली आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII के साथ बैठक करेंगे। बजट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। आम बजट जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को सोमवार सदन का नेता घोषित किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। सभापति हामिद अंसारी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से परिचय करवाया। मोदी ने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया। सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार 12,000 ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करेगी। इन ट्विटर अकाउंट को पिछली यूपीए सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। यूपीए सरकार के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी के चलते ये अकाउंट ब्लॉक किए गए थे। दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर बीजेपी आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस ने विजय पंडित के हत्यारे की पहचान की। पश्चिम यूपी के एक गैंग से जुड़े हैं बदमाश। अनिल दुजाला गैंग के बदमाश का विजय पंडित की हत्या में हाथ होने का शक है। विजय पंडित की पत्नी ने नरेंद्र भाटी पर हत्या का आरोप लगाया था। पंडित हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ ने 4 टीमें बनाई हैं। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। बीजेपी ने विजय पंडित हत्याकांड के लिए सांसद सत्यपाल सिंह की अगुवाई में एक टीम बनाई थी। टीम ने कल जांच पूरी कर ली। सत्यपाल सिंह आज जांच अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप देंगे। बदायूं गैंगरेप पीड़ित के परिवार वाले आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर घटनास्थल पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। परिवार वालों के साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार सिंह और प्रदेश मंत्री बृजपाल सिंह भी धरने पर बैठ गए हैं। यूपी के संभल में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक रेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि दोनों आरोपी पुलिस वालों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। नाबालिग के घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। बहराइच के नवाबगंज में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही 4 लड़के उसे घर से उठाकर ले गए। पीड़ित को 2 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन थाने से ही छोड़ दिया। यूपी के श्रावस्ती में घर में कैद एक नाबालिग को पुलिस ने आजाद करवाया। नाबालिग के मुताबिक करीब 20 दिनों से उसे कुछ लोगों ने कैद कर रखा था। पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से नाबालिग को रिहा कराया। यूपी के बिजनौर में 2 दरिंदों ने नाबालिग के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पड़ोस में रहने वाले दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के फैजाबाद में दबंगों ने एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी रेप के बाद उसे बेचने की योजना बना रहे थे। मथुरा में दबंगों ने एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित महिला के घर वालों के साथ गांव के ही दबंगों से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत दर्ज कराने पर महिला पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गुजरात के भरूच में एक आदिवासी महिला ने 7 लड़कों पर उसके साथ 2 महीने तक गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला ने आरोप लगाया कि 7 लड़कों ने 2 महीने में 3 बार उसके साथ रेप किया और MMS भी बना लिया। पुलिस ने गैंगरेप के सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पंचायत ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के का मुंह काला किया। जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की के पिता हिमाचल पुलिस में अधिकारी हैं। रसूख का फायदा उठाकर लड़के का मुंह काला किया गया। पंचायत की इस करतूत के खिलाफ स्थानीय लोगों ने एसडीएम का घेराव किया। गाजियाबाद में बिजली विभाग के एक अफसर पर एक लड़की को शादी का झांसा देने का आरोप लगा है। लड़की ने सुसाइड कर लिया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज 10 बजे लखनऊ के तिलक हॉल में बैठक करेंगे। इस बैठक में यूपी के सभी 75 जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और कमिश्नर मौजूद रहेंगे।
यूपी के सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव की दूसरी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 2 दिन पहले 108 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। मुंबई से सटे रायगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रहे रेव पार्टी में छापा मारा। पार्टी में शराब के नशे में लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे थे, जिसमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थीं। पार्टी में लड़कियों पर लाखों रुपए लुटाए जा रहे थे। पूरे फार्म हाउस में जमीन पर रुपए फैले दिखाई दिए। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रेव पार्टी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के सम्मान में दी गई थी। पुलिस ने यहां से 12 लड़कियां और 13 लड़कों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कल संसद में दिए गए अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र में दिए अभिभाषण नई सरकार का एजेंडा रखा। राष्ट्रपति ने कहा, महंगाई पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि काला धन वापस लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और एसआईटी बनाकर एक बड़ा कदम भी उठाया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इससे कड़ा मुकाबला करेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में कहा कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नई नीति बनाएगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीन के साथ सीमा विवाद और नथी वीजा के मुद्दे के नजरिए से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीनी विदेश मंत्री से इंडिया न्यूज के कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, ट्रिपल वीजा के मुद्दे पर भारत की तरफ से ऐतराज जताने के बावजूद चीन ने इस पर कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? जवाब में चीनी विदेश मंत्री ने कहा, पूर्वी क्षेत्र में विवादित इलाके हैं, इसलिए हमने व्यवस्था के तहत यहाँ के लोगों के लिए नथी वीजा को जारी रखा है। दूसरा सवाल, लद्दाख में चुमार सेक्टर में अप्रैल में पीएलए ने घुसपैठ की, ऐसा बार बार क्यों होता है? इस पर वांगी का जवाब था कि सीमा अब तक चिन्हित नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है, इसका हल किया जाएगा। लोकसभा में कल पोलावरम प्रोजेक्ट पर अध्यादेश को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टीआरएस और बीजेडी सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी। काले धन के मसले पर बनाई गई एसआईटी ने भारत के साथ अन्य देशों की कर संधि के गोपनीय नियमों की समीक्षा करने का फैसला किया है। भारत की कई देशों के साथ कर संधि है, लेकिन इस संधि में गोपनीय शर्त सारी जानकारियां साझा करने से रोकती है। अब एसआईटी इस गोपनीय नियमों की समीक्षा करने के बाद रास्ता निकालेगी कि कैसे काले धन संबंधी जानकारियां उसे हासिल हो। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह के नेतृत्व में एसआईटी टीम काले धन से जुड़े 5-6 मामलों पर चर्चा कर रही है। भारत के स्विट्जरलैंड समेत कई टैक्स हेवन देशों के साथ कर संधि है। माना जा रहा है कि इन टैक्स हेवन देशों में भारी काला धन जमा है। मोदी सरकार ने कामकाज के पहले ही दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 10 सदस्यीय सभापति पैनल की घोषणा की है। सभापति पैनल के सदस्यों में बीजेडी के अर्जुन चरण सेठी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरै, शिवसेना के आनंद राव अरसुल, तृणमूल कांग्रेस की रत्नाटे और टीडीपी के नारायण राव शामिल हैं। सभापति पैनल में बीजेपी के हुकुमदेव नारायण सिंह, प्रहलाद जोशी, रमन डेका और हुकुमदेव शामिल हैं। सभापति पैनल के सदस्य सदन के संचालन में सहयोग करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति पैनल का कोई सदस्य सभा की अध्यक्षता करता है। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जेडीयू के 3 कैंडिडेट्स ने कल नामांकन दाखिल कर दिया। जेडीयू उम्मीदवारों के रूप में शरद यादव, पवन वर्मा और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने नामांकन दाखिल किया। साबिर अली ने भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान जेडीयू के 5 बागी विधायक भी मौके पर मौजूद थे। दरभंगा के बहादुरपुर से जेडीयू विधायक मदन सहनी नीतीश के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। सहनी ने नीतीश पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। पहली बार शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ने की बात कही है। उद्धव ने कहा, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं और अपनी सरकार बनाने वाला हूं। उद्धव से पहले राज ठाकरे ने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर बहुमत आया तो सीएम भी बनेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 3 मंत्रियों को राज्यपाल शिवपाल पाटिल शपथ दिलाएंगे। तोता सिंह, सोहन सिंह और दलजीत सिंह चीफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। फिलहाल बादल सरकार में मुख्यमंत्री बादल समेत 15 मंत्री हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दत्ता मेघे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दत्ता मेघे के 2 बेटों ने भी पार्टी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि मेघे परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल के मुताबिक सोशल साइटों पर आपत्तिजनक सामग्री लोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पाटिल ने इसके अलावा ये भी कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को लाइक या शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का विचार बनाया जा रहा है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने तो सोशल साइटों पर बैन लगाने की मांग कर दी है। शिवाजी और शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाल ठाकरे पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पुणे के आईटी प्रोफेशनल की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार का रुख कड़ा हो गया है। पुणे हत्याकांड में हिंदू राष्ट्र सेना का नाम आने के बाद महाराष्ट्र सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही है। कैंपकोला सोसाइटी के लोगों को बीएमसी ने नया नोटिस भेजा है। वहां लोगों को 12 जून तक फ्लैट की चाबियां सौंपने के लिए कहा गया है। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के लिए मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने आवाज उठाई है। लता ने ट्विटर पर लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार से एक ही बात कहना चाहती हूं, यहां मकान तोड़ने से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी हैं। लता मंगेशकर ने आगे लिखा है कि कई लोगों की जान भी सदमे में चली गई। बिल्डर की गलती की सजा को आम नागरिकों को भुगतना पड़े, ये गलत है। आईएनएस सिंधु रक्षक को समुद्र में डूबने के तकरीबन 10 महीने बाद बाहर निकाल लिया गया है। इस पनडुब्बी में 14 अगस्त 2013 को हुए धमाके में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। मुंबई मेट्रो के किराए के विवाद को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई अब 13 जून को होगी। 3 दिन पहले ही मुंबई में मेट्रो सेवा शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार और मेट्रो चलाने वाली कंपनी रिलायंस के बीच मेट्रो के किराए को लेकर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार मेट्रो का किराया कम से कम 9 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 13 रुपए रखना चाहती है, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने पर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के घर में ही नजरबंद रखने की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत राशि का इंतजाम किए बिना राहत नहीं मिलेगी। सहारा ने अपने नए प्रपोजल में कहा था कि 30 दिन में 5,000 करोड़ रुपए जमा कराएगी, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। कोर्ट ने सहारा की 9 प्रॉपर्टियों को बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी वो सर्किल रेट से कम में नहीं बिकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहारा चाहे तो एमबी वैली को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है। सहारा ने अहमदाबाद के सहारा सिटी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को 464 करोड़ रुपए में बेच दिया है। जोधपुर में गरुड़ 5 संयुक्त युद्धाभ्यास में एयर चीफ अरूप सिर्राहा ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ डेनिस मेर्सियर ने सुखोई 30 MKI उड़ाया। फ्रांस से भारत के साथ 50,000 करोड़ की रक्षा डील करने की कोशिश में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। गरुड़ 5 युद्धाभ्यास में फ्रांस की एयरफोर्स के 70 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास 13 जून तक चलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब जवानों को लाने और ले जाने के अलावा जरूरी हथियार मौके पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हेलीकॉप्टरों की संख्या 16 करने की मांग की है, जिस पर विचार चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार राम सेतु को तोड़ने वाले सेतु समुद्रम परियोजना को जल्द ही दरकिनार करेगी। राम सेतु को बचाने के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से सलाह लेकर इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े राम सेतु को सरकार राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने पर भी विचार करेगी। आतंकियों की मदद से पाकिस्तान भारत में परमाणु विस्फोट कराने की फिराक में था। ये चौंकाने वाला खुलासा कुख्यात आतंकवादी और इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख यासीन भटकल ने किया है। भटकल ने बताया कि भारत में परमाणु धमाकों के लिए सभी जरूरी मदद उसे पाकिस्तान से मिल चुकी थी। भटकल ने बताया कि पाकिस्तान की मदद से वो गुजरात के सूरत शहर को बर्बाद करने की पूरी योजना बना चुका था। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बरसात कम होने की स्थिति में खरीफ फसलों को बचाने के लिए डीजल सब्सिडी योजना केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बरसात कम होने की स्थिति में खरीफ फसलों को बचाने के लिए डीजल सब्सिडी योजना लागू करने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना लागू करने के लिए जल्द ही उनका मंत्रालय कैबिनेट नोट पेश करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अनियमित बरसात की स्थिति से निपटने और सूखे की स्थिति किसी भी सामना करने के लिए पूरा देश तैयार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक नरेश गौड़ के बेटे पर पड़ोसी ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित मनमोहन गुप्ता ने विधायक के घर के आगे थूक दिया था। इसी बात पर विधायक के बेटे ने पीट कर उसका हाथ तोड़ डाला। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक निजी कंपनी के कैशियर से बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूट लिए। वारदात उस समय हुई जब कैशियर कलेक्शन के बाद रकम जमा करने अपनी कंपनी जा रहा था। इंदौर में दहेज प्रताड़ना के केस में फंसे दामाद ने सास ससुर को गोली मारने के बाद आत्महत्या कर ली। खुद को गोली मारने वाले अशोक गाठे एमपी पुलिस में काम करते थे। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। यूपी के बरेली में एक ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गोरखपुर में एक बेकाबू बस ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। यूपी के हाथरस में गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर का एक कमरा जमींदोज हो गया। हजारों रुपए का सामान जल गया।
पूंजी बाजार में तेजी को देखते हुए कंपनियों ने शेयरों के लिए पूंजी जुटाने के लिए बाजार में उतरने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि पूंजी बाजार में स्थिति सुधरने और रिकवरी में तेजी आने के साथ ही कई कंपनियों के आईपीओ मार्केट में आएंगे। बैंक में खाता खुलवाने के लिए अब आपको लोकल एड्रेस प्रूफ का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। पता कहीं का हो, आप आसानी से खाता खोल पाएंगे। केवाईसी के नाम पर ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए आरबीआई ने कहीं के भी एड्रेस प्रूफ पर खाता खोलने की बात कही है। इस साल इंडियन शेयर मार्केट ने दुनिया के बाजारों को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया है। इस साल अब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20% तक बढ़ चुका है, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स अब तक 6.1% गिर चुका है। मौजूदा